गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम बॉन्ड से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। देखिए यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे आरसीसी के बाद में हम स्टील स्ट्रक्चर और उसके बाद में सॉइल मैकेनिक्स हम स्टार्ट करेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से सॉल्व कराए जाएंगे। यूट्यूब पे ऐसा कोई भी चैनल नहीं होगा जो पेड में या फ्री में इससे बेटर कोई भी सिविल इंजीनियरिंग की क्वेश्चन सीरीज़ करवाता होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम बॉन्ड पे आगे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फॉर M15 मिक्स कंक्रीट लोकल बॉन्ड स्ट्रेस इज ए है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डी है 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे बताया हुआ नहीं है कि परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस बताना है या फिर डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस बताना है। तो हम दोनों के लिए M15 की वैल्यू देखेंगे। तो देखिए अगर WSM की बात करें तो WSM के लिए जो टेबल आती है M15, M20, M25, M30, M35। WSM के लिए एंड LSM के लिए ये टेबल आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। WSM में 4 WSM एंड LSM। WSM में 30 से स्टार्ट करना, 30 का 1 होता है, 35 का 1.1 हो जाएगा, इधर 0.9, 0.8 और ये वैल्यू आ जाएगी 0.6। ठीक है, अगर LSM की बात करें तो LSM में देखिए ये वैल्यू आ जाएगी 1.5। यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी LSM में वो WSM वैल्यू का 1.5 टाइम्स होगा। ये बस आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1.2, 1.4। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। 15 के लिए इसमें 15 के लिए डिफ़ाइन नहीं किया हुआ है LSM में। इसके अलावा आप इसका एक फॉर्मूला आता है, उससे भी आप इसको ध्यान रख सकते हो, और फॉर्मूला है 0.28 √ FCK। इससे भी आप जो LSM की वैल्यूज आ रही है वो इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए M15 मिक्स के लिए पूछा गया है, मिक्स कंक्रीट के लिए। तो इसकी वैल्यू देखिए हम देख सकते हैं कि जो LSM है उसमें डिफ़ाइन नहीं है, यानी ओनली WSM में आएगी, और WSM में वैल्यू आ रही है 0.6 न्यूटन पर mm²। जो यूनिट गिवन है हमारे पास वो है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस केस में क्या है 10 से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये आ जाएगा 6 kg पर मीटर स्क्वायर। अब इसके लिए जो ऑप्शंस गिवन थे उसमें अप्रोक्सीमेटली वाला हम कंसिडर करेंगे, तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो है A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ एवरेज बेंडिंग स्ट्रेस इज 0.6 MPa for M15 concrete grade, then length of embedment of bar of diameter D is A है 28D, B है 38D, C है 48D, D है 58D। तो यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ हमें बतानी है। डेवलपमेंट लेंथ के लिए हमने लास्ट लेक्चर में जो 2 फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे वो है एक था LD = 5 सिग्मा S अपॉन 4 टाउ BD फॉर WSM, और LSM में हम क्या है जो स्ट्रेस यूज़ करते हैं स्टील में वो क्या आ जाएगा डिज़ाइन स्ट्रेस 0, जिसको हम डिनोट करेंगे 0.87 FI अपॉन 4 टाउ BD। ये 2 फॉर्मूलेज हम देख रहे थे। अब जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो फाई यानी जो डायमीटर ऑफ बार्स है उसको D से डिनोट किया गया है। इसके अलावा जो टाउ BD की वैल्यू है, बेंडिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो है 0.6। कंक्रीट ग्रेड गिवन है वो है M15। अगर हमें कंक्रीट ग्रेड M15 गिवन होता तो भी हम क्या है टाउ BD की वैल्यू बता सकते थे। हमें ध्यान रखनी है, जो इससे पहले मैंने टेबल बताई है आप लोगों को वो ध्यान रखना है ऑलवेज। तो उससे वैल्यू आ जाती है 0.6 MPa।
तो यहाँ से देखिए एल डी की वैल्यू क्या आएगी, तो हम दोनों फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें कहीं भी डिफाइन नहीं है कि डब्ल्यू एस एम से बताना है या एल एस एम से। तो यहाँ पे देखिए डी इंटू जो हम स्टील रेनफोर्समेंट जो यूज़ करते हैं वो माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट हम जनरली यूज़ करते हैं, और माइल्ड के लिए जो सिग्मा एस की वैल्यू है वो होती है 144 इंटू 0.6, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 58.33 डी। तो यानी ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 58 डी। तो अगर ये वैल्यू ऑप्शन में मैच कर रही है तो हम यहाँ तक ही करेंगे, यानी एलएसएम में हम इसको ट्राई नहीं करेंगे, और अगर ये वैल्यू मैच नहीं करती तो उस केस में हम क्या है एलएसएम में भी ट्राई करेंगे। और वैसे भी हमने देखा है कि जो एलएसएम में जो टाउ बीटी की वैल्यू आती है M15 के लिए वो डिफाइन नहीं है, बट अगर क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर ओनली M15 कॉन्क्रीट ग्रेड गिवन होता तो ओनली हम क्या है WSM से ही कैलकुलेट करते, LSM से नहीं करते। तो यहाँ पे जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, LD इज इक्वल टू D इंटू 0.87 इंटू 250 अपॉन 4 इंटू 0.6। इससे आप देख सकते हो क्या वैल्यू आएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टील बार्स आर जनरली कनेक्टेड टुगेदर टू गेट ग्रेटर लेंथ देन द स्टैंडर्ड लेंथ बाय प्रोवाइडिंग ए है स्ट्रेट बार स्प्लाइस, बी है हुक्ड स्प्लाइस, सी है डबल स्प्लाइस, डी है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी ऑल ऑफ दीज। जो डबल बार स्प्लाइस है वो मैकेनिकल जॉइंट्स में प्रोवाइड करवाते हैं, डबल बार स्प्लाइस मैकेनिकल जॉइंट्स में प्रोवाइड करवाएंगे। एंड जो जनरली हम प्रीकास्ट के लिए जो भी प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन है उनके लिए भी हम डबल बार स्प्लाइस को ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंशन बार इन ए कैंटिलीवर बीम मस्ट बी एंकरेड टू सपोर्ट अप टू, ए है LD, बी है LD/3, सी है 12D, डी है D। एक तो होता है कैंटिलीवर, यानी एक सपोर्ट प्रोवाइड है इस तरीके से, तो इस केस में जो एनकरेज वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब यहाँ से कितना इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, तो ये जो वैल्यू आती है वो होती है शुड नॉट बी ग्रेटर देन LD। किस केस में, कैंटिलीवर के केस में। अगर बात करें हम सिंपली सपोर्टेड के केस में, तो सिंपली सपोर्टेड के केस में जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट आएगा उसका 1/3 यानी AST/3 है वो हम प्रोवाइड करवाते हैं LD/3 के लिए। यानी इस तरीके से कोई भी सेक्शन है ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एज सिंपली सपोर्टेड वर्क करेगा ये वाला मेंबर, ये एज कंटिन्यूअस और ये भी सिंपली सपोर्टेड। तो यहाँ पे जो कटलमेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें जो लेंथ हम प्रोवाइड करवाते हुए वो होती है शुड नॉट बी ग्रेटर देन LD/3। सेम अगर कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें भी होता है शुड नॉट बी ग्रेटर देन LD/3। जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट आता है वो AST/3 होता है सिंपली सपोर्टेड के केस में, और
जो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव AST कंटिन्यूस के केस में वो भी कितना होता है, AST/3। नेगेटिव वाला जो ऊपर हम प्रोवाइड करवाते हैं, ये वाला जो पार्ट आता है वो होता है AST/3। और कंटिन्यूस में है जो पॉजिटिव आएगा वो होता है AST/4। बट इनके लिए एनकरेज वैल्यू है वो सेम रहती है, LD/3 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। सिंपली सपोर्टेड एंड कंटिन्यूस के केस में एंड कैंटिलीवर के केस में इसकी वैल्यू होती है LD, शुड नॉट बी ग्रेटर देन डेवलपमेंट लेंथ। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट लेंथ फॉर HYST एज कम्पेयर टू माइल्ड स्टील प्लेन बार इज A है मोर, B है लेस, C है इक्वल, D है नॉट रिलेटेड। डेवलपमेंट लेंथ के लिए LD इज इक्वल टू 0.87 FY अपॉन 4 इंटू टाउ BD। ये तो प्लेन बार के केस में था। अगर HYST की बात की जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.4 हो जाएगी, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 415 हो जाएगी। और 5 इंटू 0.87 इंटू 250 अपॉन 4 टाउ BD। जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी एज़ कंपेयर टू इस वैल्यू से। तो यानी कि जो डेवलपमेंट लेंथ है HYST के केस में वो क्या आएगी, कम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन फॉर ए 20 mm डायमीटर डिफॉर्म बार ऑफ ए grade FE415 embedded in concrete of grade M25 whose design bond stress is 1.4 MPa is A है 1489 mm, B है 1289 mm, C है 806 mm and D है 645 mm। डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पूछा गया है। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें डिफॉर्म बार भी यूज की गई है एंड कंप्रेशन जोन में, कंप्रेशन सेक्शन में यूज़ किया गया है। तो देखिए डिफॉर्म की वजह से क्या है, हम टाउ BD की वैल्यू को 60% इंक्रीज़ करते हैं, और अगर कंप्रेशन में हम यूज़ करते हैं तो ये वैल्यू है 25% इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ से LD इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0.87 FI 5 अपॉन, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 टाउ BD। जो फाई की वैल्यू यानी डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट है वो है 20 mm 0.87, और जो FI की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है 415 डिवाइडेड बाई 8 इंटू टाउ BD के लिए वैल्यू है वो है 1.4 MPa। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी वो है 645 mm। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा D। देखिए हमने यहाँ पे दो फैक्टर यूज़ किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कंप्रेशन सेक्शन यूज़ किया है तो 25% हमने इंक्रीज़ किया है। डिफॉर्म बार भी इसमें यूज़ की जा रही है, इसलिए 60% डिफॉर्म बार के केस में जो हम इंक्रीज़ करते हैं वो भी इंक्रीज़ किया है। तो ये सब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्प्लाइसिंग ऑफ बार इन RCC बीम कैन बी डन एट ए सेक्शन वेयर A है बेंडिंग मोमेंट इज 0, B है बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, C है shear force इज 0, D है बेंडिंग मोमेंट इज लेस देन हाफ ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम। तो जो हम स्प्लाइसिंग करते हैं यानी जो ओवरलैप्ड करते हैं बार को, सपोज दैट ये एक बार है और ये दूसरी बार हम
ओवरलैप्ड कर रहे हैं। तो इस केस में ये जो स्प्लाइसिंग है वो हम कहाँ करेंगे, तो ये हम वहाँ करेंगे जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का हाफ हो। ठीक है, ये जो क्राइटेरिया है वो IS 456 2000 में गिवन है। ये क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है कि ना तो हम वहाँ करेंगे जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो हो रहा है, ना हम वहाँ करेंगे जहाँ पे शियर फोर्स ज़ीरो हो रहा है, बट हम वहाँ करेंगे जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट है वो लेस देन है, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उसके हाफ से लेस देन है, वहाँ हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन थियोरेटिकल कट ऑफ पॉइंट एंड एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट इन रेस्पेक्ट ऑफ कर्टलमेंट ऑफ reinforced concrete beam should not be less than A है development length, B है 12 times diameter of bar or effective depth whichever is greater, C है 24 times diameter of bar or D whichever is more, D है 30 times diameter of bar and D whichever is more। यहाँ D है वो इफ़ेक्टिव डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो जो थ्योरेटिकल पॉइंट और जो एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट आता है उनके बीच की जो डिस्टेंस आती है वो होती है 12 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार और LD विच एवर इज मोर। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द shear stress acting parallel to reinforcement on the interface between bar and concrete is A है local stress, B है bond stress, C है shear stress, D है flexural stress। तो कोई भी कंक्रीट सेक्शन है ठीक है, इसमें जब हम स्टील रेनफोर्समेंट बार एम्बेड करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि इस पे एक टेंसाइल फोर्स एक्सर्ट होता है। तो ये जो टेंसाइल फोर्स लगता है इसको रजिस्ट करने पर क्या होता है, इसको रजिस्ट करने के लिए यहाँ पर क्या है एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेस। और ये बॉन्ड स्ट्रेस क्यों आएगा, क्योंकि जो कंक्रीट और जो ये स्टील रेनफोर्समेंट है इनके इंटरफेस पे जो शियर फोर्स लग रहा है या जो शियर स्ट्रेस लग रहा है उसकी वजह से क्या है यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेस जनरेट होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी बॉन्ड स्ट्रेस, कि जो शियर फोर्स एक्ट करता है बार और कंक्रीट के इंटरफेस पे उसको हम बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ L इज द लीवर आर्म इन RC बीम, S इज द पेरीमीटर ऑफ स्टील बार एंड F इज शियर फोर्स, देन बॉन्ड स्ट्रेस इज A है FS अपॉन L, B है FL अपॉन S, C है F अपॉन SL, D है FSL। जो बॉन्ड स्ट्रेस आता है, बॉन्ड स्ट्रेस वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग वो होता है शियर स्ट्रेस, जिसको F से डिनोट किया गया है शियर स्ट्रेस को, अपॉन पेरीमीटर इनटू लीवर आर्म। ये फॉर्मूला आता है बॉन्ड स्ट्रेस के लिए, शियर फोर्स अपॉन पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म। यहाँ पे देखिए शियर स्ट्रेस को क्वेश्चन में F से रिप्रेजेंट किया है, पेरीमीटर को है वो S से डिनोट किया गया है एंड लीवर आर्म को L से डिनोट किया गया है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आ रहा है वो है F अपॉन SL। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है
वह रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैप स्प्लाइस शैल नॉट बी यूज्ड व्हेन डायमीटर ऑफ बार एक्सीड। ए है 32, बी है 58, सी है 36, डी है 40 mm। तो जब हम लैप स्प्लाइसिंग करते हैं, यानी जब दो बार्स को हम कनेक्ट करते हैं, तो इस केस में जो बार का डायमीटर है वो कितने से एक्सीड होने पर हम लैप स्प्लाइसिंग नहीं करेंगे, तो वो होता है 36 mm। अगर 36 mm से अगर ज़्यादा के बार्स हम यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हम लैप स्प्लाइसिंग नहीं कर सकते। और अगर इससे कम की बार्स हम यूज़ कर रहे हैं लेस देन 36 mm, देन लैप स्प्लाइसिंग इज डन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक चीज़ ये भी आपको ध्यान रखनी है कि जब हम लैप लेंथ की बात करते हैं, लैप लेंथ जिसकी टेंशन में वैल्यू क्या होती है 35 और LD विच एवर इज मोर, बेंडिंग टेंशन के केस में। इसी तरीके से अगर डायरेक्ट टेंशन की बात करें तो उसके लिए वैल्यू होती है 2LD और 35 विच एवर इज मोर। एंड कंप्रेशन के लिए बात करें तो उसमें होती है LD और 24/5 विच एवर इज मोर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो डायमीटर हम यूज़ कर रहे हैं, डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट बार्स, वो ऑलवेज स्मॉलर वाला यूज करेंगे। यानी अगर सेम साइज़ की बार्स को हम स्प्लाइसिंग कर रहे हैं या जॉइंट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर डिफरेंट डायमीटर के बार्स को हम स्प्लाइसिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उस केस में, यानी ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो मिनिमम डायमीटर होगा, जो स्मॉलर डायमीटर होगा, उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये जो लैप लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसमें स्मॉलर वाला हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमीटर ऑफ पॉजिटिव मोमेंट रजिस्टिंग रेनफोर्समेंट शुड बी चेक्ड बाई। ए है LD ग्रेटर देन M/V प्लस L0, बी है LD लेस देन 1.3 M/V प्लस L0, सी है LD इज इक्वल टू 1.3 M/V प्लस L0, डी है नन ऑफ दीज। तो जो मोमेंट पॉजिटिव मोमेंट रजिस्टिंग रेनफोर्समेंट आता है, देखिए कैंटिलीवर के केस में ऑलवेज पॉजिटिव होता है, सिंपली सपोर्टेड में भी पॉजिटिव होता है, बट जो कंटिन्यूस बीम का केस आता है उसमें क्या है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का जो एरिया होता है वो होता है AST/4 और नेगेटिव रेनफोर्समेंट का जो हम एनकरेज के लिए जो एरिया यूज़ करते हैं वो होता है AST/3। इसी तरीके से अगर सिंपली सपोर्टेड की बात करें तो उसमें भी जो एरिया हम एनकरेज के लिए यूज़ करते हैं वो होता है AST/3। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एनकरेज की जो लेंथ होती है ये तीनों केसों में क्या होती है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन LD/3। ये तो इनकी ये कंडीशन है एक, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कि जब हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाएंगे तो हम जो डायमीटर यूज़ कर रहे हैं रेनफोर्समेंट बार का, उसके चेक के लिए एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन होती है कि जो डेवलपमेंट लेंथ आ रही है वो लेस देन होनी चाहिए 1.3 M/V प्लस L0। ठीक है, यहाँ पे M क्या है, बेंडिंग मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, V शियर फोर्स है, L0 क्या है, L0 है एनकरेज वैल्यू, और इसकी वैल्यू होती है 12 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार, और D विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज ग्रेटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें जो फिगर्स गिवन है, ए ऑप्शन में जो फिगर है वो इस तरीके से है
कि कोई भी लेंथ है और उसके दोनों एंड्स पे हुक्स प्रोवाइड है इस तरीके से। जो बी ऑप्शन है उसमें है कि कोई भी बार है उसको कर्टेल कर दिया, ठीक है, और उसके बाद में उस पर हुक भी प्रोवाइड करवा दिया। इसके बाद में सी ऑप्शन है, उसमें है कि कोई भी बार है वो इस तरीके से है और यहाँ पर भी हम हुक प्रोवाइड करवा रहे हैं। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए इसमें पूछा गया है कि जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करती है वो कौन से रिप्रेजेंट होता है। तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है वो किस केस में आएगा, जब बीम है वो कंटिन्यूस बीम हो इस तरीके से। तो इस केस में देखिए जब हम डिटेलिंग करते हैं तो वो किस तरीके से हम करेंगे कि कोई भी बार है अगर वो पॉजिटिव में इस तरीके से है, ठीक है, तो जहाँ पे सपोर्ट पे क्या है बेंडिंग मोमेंट कम आता है तो बेंट अप कर देते हैं हम, इस तरीके से रहेगा पॉजिटिव में। फिर ये ठीक है, तो ये सब चलता रहता है जब कंटिन्यूस बीम हो। तो यहाँ पे इस बार का पर्पस क्या है कि ये पॉजिटिव बेंडिंग रेनफोर्समेंट है जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करती है, और ये जो बार है यहाँ पर ये क्या है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट कर रही है। तो यहाँ से हम देखिए क्लियरली जो डायग्राम देख सकते हैं वो क्या है इस तरीके से है, ये बार पॉजिटिव को करेगी और ये जो बेंट अप होकर ऊपर जो बार जा रही है ये वाली जो बार जा रही है वो क्या है नेगेटिव को करेगी। ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करेगी, ये एज शियर रेनफोर्समेंट यूज आ रही है ये जो बेंट अप बार है, और ये क्या है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करेगी। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी, ठीक है। इसको ये ए है यहाँ पर, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट हुक फॉर माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट बार अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें देखिए ए बी सी, ये जो क्वेश्चंस अभी मैं करवा रही हूँ ये एसएससी जेईई के लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ए ऑप्शन है, इसके लिए जो हुक प्रोवाइड है वो है ये 4D एंड ये 4D। बी है, इस केस में जो वैल्यू आ रही है वो है ये वाली वैल्यू है 5D एंड इससे एक्सटेंड जो कर रही है यानी जो स्ट्रेट पोर्शन की वैल्यू है वो 5D है। सी में है ये वैल्यू 6D एंड 6D एंड डी में ये जो वैल्यू है वो है 7D एंड 7D। तो हुक के केस में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब हम हुक प्रोवाइड करवाते हैं इस तरीके से तो जो हुक के लिए डायमीटर होता है, रेडियस के लिए देखिए अगर रेडियस की बात कीजिए आर से डिनोट कर रहे हैं तो आर की वैल्यू है वो 2.5 होती है फॉर माइल्ड स्टील के लिए, एंड आर की वैल्यू होती है 4.5 होती है, वो होती है HYST स्टील के लिए। एक कंडीशन तो ये थी। इसके अलावा हमने देखा था कि ये जो वैल्यू आती है ये वाली वैल्यू ये क्या होती है R+1, ठीक है, ये आ रही थी वैल्यू। इसके अलावा देखिए ये जो स्ट्रेट पोर्शन आ रहा है ये वाला स्ट्रेट पोर्शन है, इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है 4D, ठीक है, 4.5 कर लीजिए इसको 4.5। ये चाहे हुक हो या फिर बेंट अप बार हो, जो स्ट्रेट पोर्शन की जो लेंथ आती है वो 4 टाइम्स डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट होता है। तो देखिए ये कंडीशन किस ऑप्शन में फुलफिल हो रही है, तो ये ए ऑप्शन में फुलफिल हो रही है कि इसका जो डायमीटर है
जो हुक है उसका जो इंटरनल डायमीटर है वो है 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट, और जो स्ट्रेट पोर्शन की जो लेंथ आ रही है वो भी क्या है 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपरली बेंट अप एंड हुक्ड बार फॉर रेजिस्टिंग डायगोनल टेंशन इन बीम इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें जो फिगर्स है जो अभी हमने देखे थे सेम वही फिगर्स है। ए के लिए जो फिगर आ रहा है वो ये है, बी के लिए फिगर है, सी के लिए जो फिगर है डी है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट दोनों को रजिस्ट कर रहा हो ऐसी बेंट अप बार कौन सी है। तो उसके लिए देखिए ये वाली आई थी कि ये तो क्या है पॉजिटिव को रजिस्ट कर रही है और ये क्या है नेगेटिव को रजिस्ट कर रही है। अभी जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है कि कौन सी प्रॉपरली बेंट अप और हुक्ड बार है जो डायगोनल टेंशन को रजिस्ट कर रही है बीम में। तो देखिए जब हमने इसके लिए डिस्कस किया था तब हमने बताया कि ये जो बेंट अप बार है ये क्या करती है एज शियर रेनफोर्समेंट सर्व करती है, और शियर रेनफोर्समेंट है उसका वर्क क्या होता है वो होता है डायगोनल टेंशन को रजिस्ट करना, टू रजिस्ट डायगोनल टेंशन। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी। तो यहाँ पर बॉन्ड और एनकरेज से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, जिसमें एसएससी जेईई में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को यहाँ कवर अप किया गया है। इसके अलावा अदर स्टेट और राजस्थान स्टेट में भी पूछे गए क्वेश्चंस को, राजस्थान स्टेट के जो आरपीएस एएन में भी जो क्वेश्चंस आए हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है डिटेल में। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शियर रेनफोर्समेंट, जो भी शियर रेनफोर्समेंट हम बीम में प्रोवाइड करवाते हैं उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।